जिसने चोट ना खाई हो, जिसने चोट ना खाई हो, वो चेहरा क्या पहचानेगा। दिल का दर्द तो यारो कोई दिलवाला ही जानेगा। एक दर्द तो सभी को होता है, एक दर्द तो सभी को होता है, एक मर्ज तो सभी को होता है। दिल ना रो, ओ दिल ना रो, एक दर्द तो सभी को होता है, एक दर्द तो सभी को होता है। दिल ना रो, ओ दिल ना रो, तेरे संग आसमां भी रोता है। एक दर्द तो सभी को होता है, कि दुनिया में दर्द किसे न है, दुनिया में दर्द किसे न है। बस आंखें नम सभी का न होता है, बस आंखें नम सभी का होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग सही ठीक होंगे। आपकी दुआ से हम भी सही हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी का क्लास बढ़ाते हुए, कक्षा बढ़ाते हुए तीसरी कक्षा देखेंगे एस्ट्रोनॉमी का। तो इसमें ना दोस्तों, कल हम लोग क्या देखे थे? ग्रहों से संबंधित उपनाम। आज क्या देखेंगे? ग्रह के नाम के साथ साथ ग्रह में कौन से ग्रह में कौन सा गैस प्रधान गैस पाया जाता है। ठीक, इधर एक तरफ लिखिए ग्रह के नाम और दूसरी तरफ लिखिए प्रधान गैस। ग्रहों में पाए जाने वाली प्रधान गैस। ठीक, तो इसमें पहले लिखते हैं बुध। ठीक, अच्छा बुध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मरकरी स्वर्ण लिख देते। ठीक, तो इसमें कितना पाया जाता है? इसमें ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? O2 लिखते हैं शॉर्ट में। O2 पाया जाता है कितना? 46%, सॉरी 42%। ऑक्सीजन पाया जाता है 42%। ठीक, और उसके बाद बुध के बाद ऐसा कम करते हैं ना, पहले इसको लिख लेते हैं बुध, तो उसके बाद नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। आइए देखते हैं ग्रह के नाम। कौन से ग्रह में कौन सा, ये जानते हैं? प्रधान गैस से मतलब ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। बुध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मरकरी। ठीक, और इसमें पाया जाता है ऑक्सीजन 42%, और उसके बाद सोडियम, उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, बार बार देखिएगा तो खुद याद हो जाएगा। शुक्र को वीनस कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या है? 96.6%। उसके बाद प्रधान गैस उसका दूसरा है नाइट्रोजन। फिर पृथ्वी पर हमारा सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन कितना है? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 21%, या कहीं कहीं 2.20 दशमलव कुछ भी आता है, 75 रहता है। उसके बाद देखिए फिर बृहस्पति। पृथ्वी के बाद मंगल में क्या है? सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या 96%। देन उसके बाद ऑर्गन पाया जाता है, देन उसके बाद नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, अगला फिर देखिए क्या है? अगला बृहस्पति में क्या है? जुपिटर में हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 90%, और हीलियम उसके बाद दूसरा गैस से पाया जाने वाला। उसके बाद फिर शनि में आते हैं। शनि में हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? ये मतलब बाहर के ग्रह है ना, बाहर के ग्रह में देखिए हाइड्रोजन सब ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। इसके पीछे रीजन भी है ना, सूर्य से दूरी होने के बाद डेवलप कम होती है। ठीक, वाष्पीकरण कम होता है। शनि में देखिए कितना 96% हाइड्रोजन है, और हीलियम उसके बाद दूसरा प्रधान गैस है। उसके बाद फिर तीसरा, उसके बाद अरुण में आ जाइए यूरेनस, इसको कहते हैं। ये इसका जो है ना, ये इसका और इसका अंग्रेजी नाम याद होना चाहिए। ठीक, यूरेनस का कितना है? 83%, क्या है? हाइड्रोजन, और हीलियम कितना है? दूसरा गैस है उसका। फिर वरुण में इसको नेपचर कहते हैं, कितना है? हाइड्रोजन 80%, और दूसरा प्रधान गैस है हीलियम। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे क्या देखेंगे? ग्रहों की उपस्थिति घटते क्रम में। क्या देखेंगे? ग्रहों की उपस्थिति घटते क्रम में।
आइए देखते हैं, ग्रहों की उपस्थिति घटते क्रम में, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ, सबसे घटते क्रम उसी को ना कहते हैं, बड़का से छोटका में जाएंगे, उसको क्या कहते हैं, घटना। ठीक, अब जैसे आप सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस कर रहे हो तो आप फिर ग्रुप डी का फॉर्म भरने लगोगे, तो ये हो गया बड़का से छोटका में जाना। ठीक, तो पहले देखते हैं द्रव्यमान के आधार पे, मतलब द्रव्यमान के आधार पे सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर वरुण, तब पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। कहा जाता है ना कि हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, और सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक, अब आते हैं घनत्व के या कठोरता के आधार पे। कठोरता के आधार पे कौन सा हो गया, पृथ्वी, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद फिर मंगल, उसके बाद फिर वरुण, उसके बाद फिर बृहस्पति, फिर उसके बाद अरुण, उसके बाद शनि। तो कहा जाता है ना कि सबसे हमारे सौरमंडल में सबसे कठोर ग्रह कौन सा, तो पृथ्वी, और सबसे मुलायम ग्रह कौन सा है, मुलायम कौन सा है, शनि। ठीक, उसके बाद कहते हैं ना तापमान के आधार पे आप देखते हैं टेम्परेचर के हिसाब से, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस ग्रह में है, तो शुक्र में, शुक्र, उसके बाद बुध, देन पृथ्वी, उसके बाद देखिए ये सब क्रोनोलॉजी में एक तरफ से है, जैसे जैसा इसका सूर्य से दूरी है ना उसके हिसाब से। फिर भी अगर बोल देते हैं सबसे ज़्यादा तापमान 464 डिग्री है इसका, 464 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा किसका हो गया, शुक्र, उसके बाद बुध, फिर पृथ्वी, देन मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरे देखिए सीधा शुक्र को पहले उठा के दे देना तब के मन के आधार पे, मगर सब उसी फॉर्म में रहेगा। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं ग्रह। तो देख लिया ग्रह खत्म हो गया सारा चीज़, एक भी चीज़ नहीं छोड़े हैं ग्रह से। अगर आ जाएगा ना एग्जाम में क्वेश्चन तो वहाँ से छोड़ के मत आइएगा, तो गलती आपकी है। अब देखते हैं उपग्रह। ठीक, उपग्रह ऐसे छोटे आकाशीय, लिखिए डेफिनेशन, ऐसे छोटे आकाशीय पिंड, ऐसे छोटे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह को एक नियमित कक्षा में परिक्रमण करे उसे उपग्रह कहते हैं। और ऐसे छोटे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह को एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करे उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक, ग्रह का जो चक्कर काट रहा है वो क्या हो गया, उपग्रह। ठीक, आइए हम जानते हैं मतलब कौन से ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। ठीक, उसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे मुंह से बोल दें क्या, फिगर ड्रॉ कर देंगे तो फिर दिमाग में बैठ जाएगा, छप जाएगा। ये देखते हैं मरकरी के पास कितना है, कोई उपग्रह नहीं है भैया मेरे, कोई उसका चक्कर नहीं लगाता। ठीक, उसके बाद शुक्र के पास, इसके पास भी कुछ नहीं है। हाँ, पृथ्वी, जैसे ही पृथ्वी में आएंगे इसका एक अपना उपग्रह है, जो कौन है, चंद्रमा। ठीक, अच्छा उपग्रह को जानते हैं अन्य नाम से, चंद्रमा के नाम से भी जानते हैं। और मंगल का दो है, कौन सा, फोमोस और डीमोस। और उसके बाद ये क्षुद्र पेटी हो गया। जुपिटर का 67 है, आए दिन ये बदलते रहते हैं, न्यूज़पेपर में हमेशा पता ना। फिर देखिए कुछ दिन के बाद 2020 में 79 हो गया था। ठीक, और इसका सबसे बड़ा जो है ना उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है, गैनीमेड। और उसके बाद शनि के पास पहले कितना था, 62, कहीं कहीं 63 भी देखने को मिलेगा। ठीक, बट उसके बाद 2020 में 20 और नए इसके उपग्रह, जो 20 और नए प्लानेट थे जो इसका चक्कर काट रहे थे शनि का। ठीक, उसके हिसाब से कितना हो गया, 82 में जो है ना 17 जो है शनि के वलय के हिसाब से चक्कर काटते हैं, और 3 उसके वलय के विपरीत दिशा में चक्कर काटते हैं। ठीक, सबसे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। यूरेनस के पास कितना है, यूरेनस के, अरुण के पास 27 उपग्रह हैं, और नेपच्यून के पास 14 उपग्रह हैं। ठीक, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए, नोट नोट हमारे सौरमंडल में, नोट में लिखिए, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। आइए अब हम लोग चंद्रमा के बारे में जानते हैं। लिखिएगा चंद्रमा बनाइए, चंद्रमा।
चंद्रमा, लिखिए हेडिंग चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक। सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह चंद्रमा है। हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। इसका व्यास 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण गति 27.3 दिन पाई जाती है। इस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा के पृष्ठीय भाग के कोई भी तस्वीर हमारे पास नहीं है। चीन ने योजना बनाई कि 2025 तक चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्र में अपना 2022 तक चंद्रमा के पृष्ठीय भाग पर अपना यान उतारेगा। इससे पहले कोशिश हम किए, चंद्रयान 2 को लेकर के क्या हो गया? विफल हो गया। ठीक, हाँ, अपना यान उतारेंगे। चंद्रमा अपने अक्ष पर लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के सापेक्ष में इसका भार काफ़ी कम मून ऑफ मास देखिए बराबर 0.023 अर्थ। इसको ब्रैकेट में मत कर लीजिए, ऐसे करके 0.0123 ठीक अर्थ। और चंद्रमा का घनत्व, और लिखिए यहीं से, और चंद्रमा अंडरलाइन कर लीजिएगा। चंद्रमा का घनत्व 3.3 g पर cc है। चंद्रमा पर प्रकाश का एकमात्र स्रोत सूर्य है। परंतु वायु के विरलता के कारण वहाँ जो हवा है ना, बहुत मतलब पृथ्वी पर क्या हवा सघन मात्रा में, ठीक, और जो प्रकाश आती है तो उसको रोकती है, वापस जाने नहीं देती। और वहाँ जो है चंद्रमा पर जो है ना वायु विरल मात्रा में, प्रकाश भी आए तो रिटर्न रिफ्लेक्स हो जाती है। चंद्रमा पर वायु की विरलता के कारण उष्मा का अवशोषण नहीं हो पाता है। लिख ले। चंद्रमा के वायुमंडल में आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रोमियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन सभी मौजूद हैं। यहाँ हल्की गैसों की उपस्थिति का प्रधान कारण अंडरलाइन कर लीजिएगा। हल्की गैसों की उपस्थिति का प्रधान कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होना है। वायुमंडल के विरलता के कारण इसका औसत तापमान -20 डिग्री है। यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1/6 भाग से लेकर के -20 डिग्री तक। चंद्रमा की ऊपरी सतह क्रस्ट कहलाता है। ये चंद्रमा है ना, इसकी ऊपरी सतह जो है ना, ये क्रस्ट कहलाता है। ठीक, इसे पृथ्वी चंद्रमा की ऊपरी सतह क्रस्ट कहलाता है, जो ठोस है, परंतु आंतरिक भाग की ओर जाने पर चंद्रमा में मैग्मा पाया जाता है। जब जैसे पृथ्वी के अंदर भाग में कोर में जाते हैं तो मैग्मा पाया जाता है, तो मैग्मा पाया जाता है। समय समय पर यही मैग्मा बाहर निकल रहा होता है, जिससे चंद्रमा की ऊपरी सतह पर उच्चवाचीय क्षेत्र बन जाते हैं। जैसे चंद्रमा है, ठीक, और ये जो मान लीजिए ज्वालामुखी जैसे पृथ्वी पर विस्फोट होता है,
ये जो है ना, जो मैग्मा निकलते रहता तो ये पर्वत इसे बन गया ऐसे, ठीक। जैसे जैसे भूपरपट्टी पे होता है, पृथ्वी की भूपरपट्टी पे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे हो रहा है। हाँ, कहाँ थे? हाँ, मैग्मा निकल रहा था, समय से मैग्मा निकल रहा था, जिससे चंद्रमा के ऊपरी सतह पर बाहर निकल रहा होता है, जिससे चंद्रमा के ऊपरी सतह पर उच्चावाचीय भिन्नता पाई जाती है। चंद्रमा पर पृथ्वी से दिखने वाला भाग, चंद्रमा पर पृथ्वी से दिखने वाला भाग पर्वत है तथा काले रंग का दिखने वाला भाग गर्त या गड्ढा है। हाँ, चंद्रमा की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट रूक्स कितना है? माउंट रूक्स 750 किलोमीटर है तथा सबसे ऊंची चोटी माउंट ट्यूगिस 4.7 किलोमीटर है, ठीक। अब इस फिगर में है ना, इसको मान लेते हैं x, ये होते हुआ ये चंद्रमा की सबसे न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, ठीक। इसको कहा जाता है, इस न्यूनतम दूरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस सबको मिटा दीजिए। हाँ, माउंट ट्यूगिस 4.7 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी, इसको कहा जाता है उपभू, ठीक। और ये x जो है ना, इसका अधिकतम दूरी है, ठीक। इसका अधिकतम दूरी है, x अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, ठीक। अधिकतम दूरी इसको कहा जाता है अपभू। अच्छा, उपभू क्यों जानते हैं? कप्तान जो होते हैं या प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के नज़दीक कौन होता है? उप प्रधानमंत्री, ठीक। इसी तरह इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक। और चंद्रमा जो है मूव करती है किसे? पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक। ये मूव करती है, ठीक। और इस यहाँ पर जो बहुत तेज़ी से मूव कर जाती है। अब देखिए, चंद्रमा, लिखिए एक पॉइंट, चंद्रमा उपभू की स्थिति में अपने वलय में तीव्र गति से भ्रमण करती है। उपभू की स्थिति में अपने वलय में तीव्र गति से भ्रमण करती है, ठीक। उपभू की अवस्था में चंद्रमा की परिक्रमण गति सर्वाधिक तीव्र होती है, जबकि अपभू की अवस्था में परिक्रमण गति न्यून होती है, मतलब न्यून नहीं, धीमी होती है। इसके पीछे रीजन है ना कि यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक। इसमें थोड़ा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे बोल देंगे तो कोई फायदा नहीं, फिगर ड्रॉ करना। ये सूर्य है, ठीक। ये सूर्य है और ये हमारा अर्थ है। अभी कोई ग्रहण नहीं लगा, ठीक, ऐसे ही है। तो इससे सीधा प्रकाश पड़ता है किस पे? पृथ्वी पे। और पृथ्वी पे पड़ता है तो ये भाग हमारा, यहाँ से हम देख सकते हैं, इस भाग से हम सूर्य को देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ऐसी स्थिति जब हो जाएगी, बीच में चंद्रमा आ जाएगी, मून आ गई, अब क्या होगा? ये जो प्रकाश का लाइट है रिफ्लेक्ट होने लगेगी, इधर जाने लगेगी, ठीक। और ये जो लाइट है ये इधर हो जाएगा। अब क्या होगा? ये चंद्रमा पर प्रकाश, पृथ्वी पर प्रकाश पड़ने नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ठीक। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। आइए सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ लिखते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर चंद्रमा की गोलाकार छाया दिखाई दे रही होती है, दिख रही, ठीक।
गोलाकार छाया दिखाई दे रही होती है, जिसका अधिकतम व्यास 268 किलोमीटर अपभू की स्थिति में हो सकता है। घने अंधकार वाले स्थान से ही पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ये वाला जो है ना, ये वाला एरिया घना अंधकार, यहाँ से पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। मतलब यहाँ से पृथ्वी से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा सूर्य, ठीक, बीच में चंद्रमा है, ठीक, पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, पृथ्वी दिखाई देता है। और वहाँ से सूर्य डायमंड रिंग की तरफ, अगर उसका सूर्य जो है ना ऐसे रिंग की तरफ, सिर्फ ऐसे दिखेगा, ठीक, वो उसका गोला ऐसे गोल रिंग की तरफ दिखेगा, डायमंड रिंग की तरफ दिखाई देता है। पृथ्वी निरंतर घूर्णन की क्रिया कर रही होती है, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया की स्थिति निरंतर परिवर्तित होती है, जिससे सूर्य ग्रहण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में दिखाई देता है। और इससे सूर्य ग्रहण के मार्ग का विकास होता है, मान लीजिए अब भी आप जो पृथ्वी मूव कर रही है, ठीक, अपने ऐसे मूव कर रही है ना, ऐसे मान लीजिए सूर्य ग्रहण लिखा, ये सूर्य है, ठीक, ग्रहण लगा, तो अब ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग यहाँ से सूर्य अब जब मूव करेगी तो ठीक है, धीरे धीरे मूव करेगी, घूर्णन परिक्रमण आंदोलन कर रही, तो अब इस वाले स्थान से सूर्य ग्रहण दिखाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 बजे दिखाई पड़ा, तो यहाँ पे कुछ जब मूव करेगी तो हो सकता है 1:30 बजे दिखाई दे, फिर ऐसे करके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम में दिखाई पड़ता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण। हाँ, अब चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या हो जाएगी, चंद्र ग्रहण में क्या हो जाएगा, पृथ्वी बीच में आ जाएगी। अब ये मान लेते हैं सूर्य हमारा, ठीक, अब ये सूर्य है और ये हमारा मून है, चंद्र ग्रहण ने कहा। अब बीच में आ गए अर्थ, बीच में आ गया, ये हो गया हमारा सन, ये हो गया हमारा अर्थ। अब जो है ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। पहले क्या था, पहले सूर्य का लाइट सीधे इस पे जाता था, चंद्रमा पे सीधे लाइट जाया करता था ना। अब जैसे ही स्थिति हुई, अब मान लीजिए पृथ्वी यहाँ थी तो लाइट वहाँ सीधा जाता था, ठीक, अब पृथ्वी यहाँ से फिर डायरेक्ट अब एक और पृथ्वी यहाँ घुस गई, इसका रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। अब जो यहाँ से प्रकाश टकरा के इधर भागेगी और यहाँ से प्रकाश टकरा के इधर भागेगी, ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ेगी, ठीक। लिखिए, अब थोड़ा चंद्रमा के रंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चंद्रमा के बारे में लिखिए, ऑरेंज मून, चंद्रमा का रंग लिखिए, हेडिंग बनाइए, चंद्रमा का रंग। अब समझ गए ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये अर्थ है। ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक, चंद्र ग्रहण, मून इक्लिप्स। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होती है, ठीक। हाँ, तो लिखिए चंद्रमा का रंग, हेडिंग बनाइए, ऑरेंज रंग, ऑरेंज मून कब होता है, पूर्णिमा प्लस चंद्रोदय के समय। अगला लिखिए ब्लू मून, एक ही ग्रेवियन माह में जब 2 पूर्णिमा देखे जाते हैं तो दूसरा पूर्णिमा ब्लू मून कहलाता है। कहा जाता है कि एक ही महीना में, एक ही मंथ में, मान लीजिए एक ही मंथ है, ठीक, एक ही मंथ में एक बार यहाँ मून दिखा गया, एक बार यहाँ दिखा गया, पहली बार दिखा, ये दूसरी बार जो दिखेगा उस स्थिति को ब्लू मून कहते हैं, ठीक, ब्लू मून कहता है। हाल ही में 2018 में 2 जनवरी को पूर्ण फुल मून और 31 जनवरी को ब्लू मून देखा गया, ठीक। हाँ, अगला देखिए, लघुत्तम चंद्रमा, छोटा चंद्रमा कब होता है, जब पूर्ण चंद्रमा उपभू ब्रैकेट में ये 4 लाख से अधिक दूरी पर होती है तो चंद्रमा छोटा दिखाई पड़ती है।
बनाए थे ना उसका वलय अर्थ से, तो ये वाला दूरी जो है अपभू इसमें फिगर ड्रा किए थे ना, इसमें चंद्रमा छोटा दिखाई पड़ता, और वृहत्तम चंद्रमा कब होगा, जब यहाँ पे नज़दीक होगा तो बड़ा दिखाई देगा। बड़ा दिखाई देगा तो कितना बड़ा दिखाई देगा, 3.601 लाख वृहत्तम चंद्रमा फुल मून उपभू से, हाँ देखिए, यह लघुत्तम चंद्रमा से 14% बड़ा होता है तथा इसमें 30% प्रकाश अधिक होता है, इसमें 30% प्रकाश अधिक होता है। ठीक, अब जो है ना हम लोग देशांतर वाला टॉपिक करेंगे, और देशांतर वाला टॉपिक जानते हैं, अब यहाँ से पढ़ने का स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। जनरल है तो जनरल है ज्योग्राफी का, बट यहाँ से पढ़ने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग कल करेंगे अगले वीडियो में। ये हो गया, वीडियो को लिंक कीजिए, ठीक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो मर्जी वो कीजिए, कमेंट पर ज़रूर कीजिए। कुछ जो भी कमेंट करना, आपको समझ में आ रहा है वो, नहीं समझ में आ रहा वो, जो भी आ रहा आप ज़रूर कीजिए। अरे पूछिएगा नहीं महाराज तो फिर हम भी कैसे खोलेंगे नहीं तो फिर आपको कैसे खोलेंगे, निकालना है एग्ज़ाम ना। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और हम जुड़े रहिए हमारे साथ। सामने पीपीएससी का पेपर है, और तेज़ी से हम लोग भारत के भूगोल में घुसने का प्रयास करेंगे। 2 टॉपिक है ना, जैसे अक्षांश देशांतर पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग घुसेंगे वायुमंडल में। वायुमंडल में घुसने के बाद जो मेन जरूरी है ना वायुमंडल का वो पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भारत के भूगोल पे आएंगे।